नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 3 के एनर्जी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है बंशीधर बंदी के द्वारा। देखो, पहले इस आर्टिकल में हम जानेंगे फिलहाल एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस कैसे है, क्या कमियां हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है और सरकार फिलहाल क्या कर रही है एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले कमियों के बारे में जानते हैं। अभी देखो, हमारे देश में एनर्जी सेक्टर को गवर्न करने के लिए 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की एक मिनिस्ट्री है, कोल की अलग से मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी की अलग से मिनिस्ट्री है, न्यूक्लियर एनर्जी का अलग से डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है। 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हमारे देश में एनर्जी सेक्टर को गवर्न करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे रेगुलेटर्स भी हैं। हर एक फ्यूल के लिए अलग से रेगुलेटर है, स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अलग से रेगुलेटर हैं, और इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर में 2 रेगुलेटर्स हैं। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के बीच। देखो, शुरुआत में पेट्रोलियम को खोजने के लिए सर्वे करना, उसके बाद माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब चीज़ें अपस्ट्रीम एक्टिविटी में आती हैं। और मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री में ऑयल मान लीजिए मिल गया, निकाल लिया गया नीचे से, उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें मिड स्ट्रीम एक्टिविटी में आती हैं। और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में क्या आती हैं? तेल को रिफाइन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना और बाद में कस्टमर्स को देना, ये सारी चीज़ें आती हैं डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में। तो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए अलग से रेगुलेटर है, डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए अलग से रेगुलेटर है। कहने का मतलब देखो ये हुआ, हमारे एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस इस प्रकार की है कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं। इस वजह से एनर्जी सेक्टर में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो चलो पहली कमी है। उसके बाद दूसरी कमी, डेटा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पुअर है। कोई एक सिंगल एजेंसी नहीं है जो हमारे एनर्जी सेक्टर से संबंधित डेटा को इंटीग्रेटेड वे में कलेक्ट करे। कंजप्शन साइड में जो डेटा है बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई या फिर कितना जो ऑयल है वो कंज्यूम किया गया, ऐसा डेटा तो देखो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन सप्लाई साइड का डेटा कलेक्ट किया जाता है कुछ एजेंसीज के द्वारा, लेकिन उस डेटा में भी बहुत सारी कमियां होती हैं। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो अलग अलग मिनिस्ट्री से डेटा कलेक्ट करती है और उसको एक जगह पे इकट्ठा करती है समय समय पर, लेकिन ये भी रेगुलर ढंग से नहीं होता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी फ्रंट की हम बात करें, देखो कस्टमर्स किस प्रकार से एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसके लिए एक रेगुलेटर है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। लेकिन सप्लाई साइड में किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, मान लीजिए एक जगह है ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है दूसरी जगह पर, तो रास्ते में कितना एफिशिएंटली ये ट्रांसमिशन हो पाता है, इसके लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में देखो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये मेन 3 कमियाँ हैं हमारी एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस में। अगर हम देखो हमारे एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे जो डेवलप्ड एंड एफिशिएंट कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, वहाँ पर एनर्जी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और डाइवर्स है। लेकिन बड़े एनर्जी सेक्टर को भी सिंगल मिनिस्ट्री या फिर सिंगल डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इन देशों में ये भी देखा गया है कि एनर्जी मिनिस्ट्री को दूसरी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ जोड़ के रखा गया है, जैसे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, माइंस या फिर इंडस्ट्री। आप यूके का एग्जांपल लीजिए। यूके में डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, देखो काफ़ी सारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को आपस में जोड़ा हुआ है। फ्रांस का एग्जांपल लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड मरीन अफेयर्स। ब्राज़ील का एग्जांपल लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड एनर्जी। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड एनर्जी। तो
इन सब एग्जाम्पल से एक बात ये साफ होती है, हमें भी हमारे देश में एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को यूनिफाई करने की आवश्यकता है। 5 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स के बजाय एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए। बेसिक उस एक मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग एजेंसीज हो सकती हैं। देखो, केलकर कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट का नाम था रोड मैप फॉर रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर बाय 2030। 2013 में केलकर कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट में केलकर कमेटी ने साफ तौर पर यह सजेस्ट किया कि हमारे देश में अभी एनर्जी रिलेटेड इश्यूज को टैकल करने के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं, मल्टीपल एजेंसीज हैं, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है। रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और इस वजह से हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है और हमें दूसरे देशों से ऑयल या फिर गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था। इस ड्राफ्ट में भी यही रिकमेंड किया गया कि एनर्जी सेक्टर को गवर्न करने के लिए काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करने की आवश्यकता है, यूनिफाई करने की आवश्यकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और सबसे लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वैसे देखो, नीति आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता है एटॉमिक एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने अपने इस ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी में ये भी रेकमेंड किया, जो यूनिफाइड मिनिस्ट्री बने एनर्जी सेक्टर को गवर्न करने के लिए, उसमें 6 एजेंसीज हो सकती हैं एनर्जी सेक्टर के अलग अलग एस्पेक्ट को टैकल करने के लिए, जैसे एनर्जी रेगुलेटरी एजेंसी, एनर्जी डेटा एजेंसी, एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी, एनर्जी प्लानिंग एंड टेक्निकल एजेंसी, एनर्जी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी और एनर्जी R&D एजेंसी। और अगर देखो, इन रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है और एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को यूनिफाई कर दिया जाता है, तो इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो देखो ये होगा, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी का ये मतलब होता है कि हमें एनर्जी के लिए किसी और देश पे डिपेंड ना करना पड़े। जैसे अब हम मिडिल ईस्ट पे काफ़ी डिपेंड हैं, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आती है तो ऑयल इंपोर्ट कम हो जाता है या फिर मुश्किल से होता है या फिर महंगा ऑयल मिलने लगता है, वो सारे इश्यूज आ जाते हैं। और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है, हम आज के जनरेशन की एनर्जी संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करें बिना फ्यूचर जनरेशन्स की एनर्जी नीड्स को खतरे में डालें। और एनर्जी एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है सभी लोग एनर्जी को एक्सेस कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर यूनिफिकेशन होता है एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस में तो लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होगा। दूसरा फायदा, पॉलिसी रिस्पॉन्स रिलेटिवली क्विक होगा। अभी देखो, एनर्जी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो काफ़ी बार नई पॉलिसी को बनाने की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम समय में एक ही मिनिस्ट्री होगी तो पॉलिसी रिस्पॉन्स क्विक होगा। तीसरा फायदा, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा सकेगा। चौथा फायदा, अच्छी क्वालिटी का डेटा उपलब्ध होगा और उस डेटा के आधार पर फर्दर कुछ करेक्शंस या फिर रेटिफिकेशंस या फिर आवश्यक बदलाव लाने हैं एनर्जी पॉलिसी में तो वो लाए जा सकेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया फ़ायदा क्या होगा। अब हम ये जानते हैं सरकार फिलहाल क्या कर रही है यूनिफिकेशन की दिशा में। देखो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं एनर्जी सेक्टर को यूनिफाई करने के लिए। अभी देखो, सिंगल मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए। शायद मिनिस्टर का नाम है R.K. सिंह। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के सेम मिनिस्टर हैं। और देखो, सरकार के इस मूव की काफ़ी लोगों के द्वारा तारीफ की जा रही है। मतलब सरकार जो है एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को यूनिफाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अब देखो, दोनों मिनिस्ट्रीज के एक ही मिनिस्टर हैं, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर से जुड़े काफ़ी जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, जैसे पावर बैलेंसिंग या फिर ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, किस प्रकार से ट्रांसमिशन किया जाए दूर दराज के इलाकों में, वो प्लानिंग अब अच्छे और बेहतर ढंग से हो सकेगी। काफ़ी बार आरोप लगता है स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को समय पर पैसा नहीं चुकाती हैं। ABC कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है कस्टमर्स तक, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है
इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से, लेकिन पैसा अगर समय पर नहीं दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स के जो ऑपरेशंस हैं वो प्रभावित होंगे। इस इशू को भी अब सोल्व किया जा सकेगा। इससे पहले भी देखो, इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में कई सारी मिनिस्ट्रीज के लिए एक ही मिनिस्टर थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ कोल। जब इन तीनों मिनिस्ट्रीज के एक ही मिनिस्टर थे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी सामने आया। विलेजेस का एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इलेक्ट्रिफिकेशन हो सका, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, या फिर कोल ब्लॉक ई ऑक्शन, या फिर कोल शॉर्टेजेस की कमी को दूर करना हो। ये सारे रिफॉर्म्स आए जब एनर्जी सेक्टर से जुड़ी मिनिस्ट्रीज के एक ही मिनिस्टर थे। तो कहने का मतलब ये है, करंट जो लीडरशिप है वो अपनी इंटेंट तो शो कर रही है कि गवर्नेंस को यूनिफाई करने की आवश्यकता है। वैसे आप एक और मिनिस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का निर्माण किया गया दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूवनेशन, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये यूनिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वाटर मैनेजमेंट फंक्शंस को यूनिफाई करने के लिए और वाटर रिलेटेड इश्यूज को होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए और वाटर रिलेटेड एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का निर्माण किया गया, दो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके। फायदा इसका ये होगा, अभी देखो हमारे देश में 600 मिलियन इंडियंस जो वाटर स्ट्रेस की समस्या से जूझते हैं, साल के किसी न किसी समय में उनको पानी अवेलेबल करवाना, पूरे साल पानी का वेस्टेज रोकना, पानी को कंजर्व करना, ऐसी जो चीज़ें हैं अब ज़्यादा बेहतर ढंग से की जा सकेंगी। लास्ट में आर्टिकल में बोला जाता है, वैसे तो देखो करंट गवर्नमेंट जो है सही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आगे रोड काफ़ी लंबा है। नेशनल एनर्जी पॉलिसी में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं एनर्जी गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित, उनको जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। आवश्यकता ये है उन रिकमेंडेशंस को अपनाया जाए ताकि एनर्जी गवर्नेंस जो है यूनिफाई हो सके। हो सकता है ऑब्स्टेकल्स आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ सकती हैं, ब्यूरोक्रेट्स विरोध कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। बट देखो, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, इन चीज़ों से इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है। इसलिए कैबिनेट को अप्रूवल देना चाहिए एनर्जी सेक्टर में आवश्यक रिफॉर्म्स के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।